नमस्कार। गुनाहों का देवता। इसके पिछले भाग में आपने सुना कि सुधा की शादी हो रही है। चंदर सभी काम दौड़-दौड़ कर रहा है। विवाह संस्कार के समय सुधा चंदर की ओर देखती है, जाने दोनों में चुपचाप क्या बात होती है कि सुधा सभी विवाह संस्कार चुपचाप कर लेती है। अगली सुबह विदाई का दिन आता है। सुधा चंदर से आखिरी बार मिलने छत पर जाती है। दुल्हन के जोड़े में मेहंदी, गहने, चूड़ी, महावर और बड़ी सी नथ पहने चंदर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ फूल तोड़ती है और चंदर के चरणों में रख देती है। फिर अपनी साड़ी में बंधे सिंदूर को उन फूलों पर लगा देती है और उन फूलों को वापस अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। सुधा की विदाई हो जाती है। अब आगे और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देने लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार है और आपके एक एक आंसू पर अपनी सौ आंसू बखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन ऐसे कट रहे थे, यह वही जानता है। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुबह के प्यारे प्यारे छतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में क्रोध, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा थी, जिससे जिंदगी को ठीक करवा सकती थी। बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। पहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसू से मन जल्दी बहल जाता है। बिन्ती के आंसू में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिन्ती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिन्ती के माध्यम से सुधा में डूब कर चला जाता था। लेकिन सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण काटना मुश्किल था। इसलिए बिन्ती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक बिन्ती से सुधा की बात नहीं कर लेता, तब तक जैसे वह बेचैन रहता, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे ये नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी, तो उसे देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिन्ती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी प्रकार बिन्ती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारे बिखेरती रही। चंदर बिन्ती को इस तरह अपनी सांसों की छाह में चिपकाए रहा, जैसे बिन्ती सुधा का स्पर्श है, सुधा का प्यार है। बिन्ती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी। लेकिन फिर भी बिन्ती चंदर को हटा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों दो दो तीन तीन दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिन्ती के पास भी नहीं जाता था, बिन्ती के आंसू की परवाह भी नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। तो जो ही सुबह का कोई खत आता था, उसे चुन लेता और स्वस्थ हो जाता था। बिन्ती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से नहीं छीन पाई। शाम कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द में सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी भी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है, ताकि हंसी की छाह में कुछ विश्राम करके फिर आंसू की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी, जबकि चंद्र के उदास मन में आ रहा था
वो थोड़ी देर हंस भी ले। बात ये थी कि उसे शैली की एक कविता याद पसंद आई थी। उसने शैली में भारतीय समाज को संबोधित किया। उसने अपना शैली शीर्ष का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने सरातन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता को भूल गया और उसे याद आ गई आम की सांस और सुधा की शरारत से भरी चौक आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठ कर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की है तेरी यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहरे दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे और कुछ भी हो जाए सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता तो दुखी होता है तो गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपनों का अपमान कर रहा है। और उस दिन सुधा का खत भी आया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने से भूल गया था। उसके बाद वह बिन्ती के यहाँ गया। बिन्ती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल झाँक रही थी। ले गिरहरी, तेरी दीदी का खत। लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाए? आप खिलाइए जो खिल पड़े हैं आज। बिन्ती बोली। हम हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत चिढ़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिन्ती ने मुंह चिढ़ा कर कहा। आज बड़े खुश हैं। हाँ बिल्कुल। एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिन्ती ने चंदर की बाह में फिर से धो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा। श्रीमती बिन्ती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिन्ती लजा गई। फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे से फिर से चुप होकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, रिंकी बोली। इस तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, रिंकी ने हंसकर कहा और खींच गई। अच्छा, गिलहरी को ये रोक सकते? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माजी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देगी तुझे। अब क्या करें, तो सिर पर प्रेम नहीं देते, रिंकी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। कि बड़े खुले स्वभाव की लड़की, आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने। चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिन्ती ने हंसकर कहा। अच्छा, ये कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिखे, फिर कहा वहां जाने किसके हाथ में चिट्ठी पढ़े, तो सोचा तुम्हें बता दूं। हुआ आखिर क्या? चंदन ने पूछा। बात ये हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। एक बार संगीत पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी तो सेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कि कह दे कि मैं देव सेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर कंदयुक्त कैसे बन पाएंगे? लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन ये फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिन्ती ने बड़े सहज स्वभाव से बोला। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदन ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनकी मोटी सी कॉपी थी, दे गए। देखा, वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा बिन्ती। अभी आते होंगे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो।
चंदर ने कहा, और बिसरिया से कह देना कि वह चंदर के हाथ पड़ गया है। फिर कल सुबह तुझे मजा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, पहले यह बता दो कि तुम्हारा तो कुछ हिसाब नहीं है ना उधर, वरना बाद में हमें कोसे। चंदर ने फेंकते हुए कहा, अरे हाँ, मुसलमान भी तो है, बहना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत डाले। बिन्ती ने फेंकते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिन्ती ने पहले ही बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ, देखा है। जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदन ने इतने कठोर स्वर में कहा कि पिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें? कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे, दोनों में बातें होती रही। उन्हें मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है, यदि वे आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन यहीं ठहरना पड़ेगा, क्योंकि बिन्ती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिन्ती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिन्ती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब संभवतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी, वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिन्ती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिन्ती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बात कर रहे थे। बिन्ती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिन्ती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं। कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसैया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिन्ती। बिन्ती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वर में, बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, ये बिन्ती नाम के माने क्या है? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट शर्ट पहनता था। टाई ठीक करके सरकार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको ये गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविताएं बहुत पसंद हैं। खास तौर में उसमें विनती विनती यानी प्रार्थना शब्द बहुत बड़ा मधुर है। मैंने ये संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैं विनती से मिला, मैंने उनसे कहा कि ये संग्रह भी विनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदन मुस्कुराया और मन ही मन कहा, है बेचारिया बहुत चालाक, लेकिन खैर, मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो ये संग्रह एक लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और विनती के लिए आपके मन में कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिचौलिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना बिचौलिया, मैंने बेकार में शक किया। बिचौलिया भी यह नहीं जानता था कि यह दांव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदन ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिचौलिया ने पूछा। कुछ नहीं बिचौलिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर बिन्ती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अनुशंसित न कर सके, तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं करता था। तुम जानते हो मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं, मैं तो भावनाओं को समझता हूँ। इस सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता।
मुझे तो बहुत खुशी होती है यह जानकर कि तुमने ये कविताएं बिनती पर लिखी है, इसकी प्रेरणा से लिखी है। यह मत समझना कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता में ज्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हमारी नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं, या हमने इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था कि जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिल्कुल को हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा कि बिंदु तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी, और चंदा चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। विपर्या के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, ये उसे कभी नहीं मालूम था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिंदु जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, कांते की बिएट्रिस और कीट की सैनी, सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिंती में। इतना इतना डूब गया मैं, बिंती में एक की कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों ना बिंती रखूं। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छुपी खड़ी हुई बिंती खिलखिला कर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिंती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ बात एक है कि मेरे जैसे विचार के लोग कभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को ये मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। इस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई ना तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, ना बिनती बोलेगी। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, यह भी अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम रखो, बड़ा नया नाम है। लेकिन ये समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। पिपरिया की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा। अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना का कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदन ने गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गड़ेरिया रख दो? क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला, हाँ हाँ, गंडेरिया। मेरा मतलब है गन्ने की गंडेरिया। दरवाजे के पीछे बिनती से ना रहा गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सामने आ गई। सुंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंखें फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद जो ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने आप को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदन ने पुकारा। मैं हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़ा, मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने भिंती से कहा, तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा। चंदर बोला, फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर देखा, बहुत गुस्से में, और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदन ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत दूर तक, देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गोरैया की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहापुर गए थे।
रिंकी भी जिद करके उनके साथ चली गई थी। यहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों को गए हुए, कोई खत भी नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी पे भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने से पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी। उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने में और नोट्स बनाने में कट जाती थी। दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती। और फिर 15 दिन से सुबह का कोई खत भी नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी जो दुख भरी ना होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसका जीवन में जो कुछ भी हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुबह ने कुछ क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था, जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर पर यूकलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी और पैर पटके और सिरमिट के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिन्ती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, ये सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा, इतने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पबनी का था, मसूरी से आया था। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा, बिन्ती ने बता दिया होगा, फिर भी लापरवाही मारे गुस्से के। आज की कहानी में इतना ही। आगे की कहानी के लिए बने रहिए पाठशाला चैनल पर। मिलते हैं अगले भाग में।